Good morning, children. Today we are going to discuss about very important topic, biodiversity conservation. And question arises, why should we conserve biodiversity? Answer is, it can be divided into two types. Narrowly utilitarian. Utilitarian word utility यानी उपयोगिता से बना है. We get various food. तो बायोडायवर्सिटी से हमें क्या क्या फायदे होते हैं उसको यहाँ दिखाया गया है और उसके चलते हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. कहने का सीधा मतलब ये है. तो वी गेट वेरियस फूड. वी गेट वेरियस फूड, फाइबर्स, शेल्टर मटेरियल. घर बनाते हैं तो शेल्टर मटेरियल हो गया, उसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं फॉरेस्ट है टू बिल्ड हाउसेस. मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिससे हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं. एंड अदर इम्पोर्टेंट केमिकल्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को दो भाग में बांटे हैं, जैसा कि पहले ही बतला चुके. पहला था नैरोली यूटिलिटेरियन. इसमें आपका आ गया कि इससे क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं. उन फायदों को ध्यान में रखते हुए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है. बेसिकली फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाते हैं नॉर्मली. दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. अब इसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि कोई फॉरेस्ट है, जैसे आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं. और क्यों कहते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. तो बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है. सभी जीव जंतु के, सभी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. सभी रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडायवर्सिटी को. दूसरा पॉइंट है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, इट प्रोवाइड्स पॉलिनेटर्स. तो जितने डिफरेंट तरह के पॉलिनेटर्स होंगे उतना ही पॉलिनेशन की संभावना ज्यादा होगी और क्रॉप यील्ड आपको ज्यादा मिलेगा. तो बायोडायवर्सिटी से हमें वेरियस टाइप के पॉलिनेटर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमें प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए उनको. इट प्रोवाइड्स पॉलिनेटर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीड्स. तो पॉलिनेटर्स की मदद से पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये फ्रूट या तो वेजिटेबल्स के फॉर्म में खाए जा रहे हैं या फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह हो गया, एप्पल बनाना हो गया, ये फ्रूट के फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं. तो अगर बायोडायवर्सिटी लॉस्ट हो जाएगा तो हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और सीड्स की कमी महसूस होगी. तो इसके लिए हमें कंजर्व करना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडायवर्सिटी गिव्स अस ब्यूटीफुल व्यूज एंड गुड फीलिंग्स. स्प्रिंग सीजन में आप देखते हो खूबसूरत फ्लावर्स खिले होते हैं, कितना अच्छा लगता है. एक खूबसूरत सा रोज भी खिल जाता है तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है. तो ब्यूटीफुल व्यूज प्रोवाइड करेगा. जितने तरह के प्लांट्स होंगे उतनी ही सुंदरता ज्यादा होती है और हमें गुड फीलिंग्स प्राप्त होते हैं. तो हमें अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं, आंखों को सुंदर दृश्य देखने को मिलता है. इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. तो दो पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखा, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा पॉइंट है इथिकल. आपके कैंपस में भी एक पीपल का पेड़ है और उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है. सेम इसी तरह से हम लोग के कैंपस में वहाँ सुपौल में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था, उसके चारों तरफ चबूतरा बनवा दिया गया और लोगों की धार्मिक मान्यता उससे जुड़ी हुई है. एक सर की मैडम थी, कहती थी सारे देवताओं का वास इसके पत्ते पत्ते पर होता है और जब ऐसी फीलिंग होगी लोगों की तो उसकी पूजा करते थे.
स्पेशली सैटरडे को तो जरूर पूजा करते थे। तो बहुत सारे लोग यानी अपने कैंपस वाले वहाँ उसकी पूजा करते थे। तो क्या है, पूजा कर रहे हैं मतलब उसको एज ए गॉड मान रहे हैं उस प्लांट को। और जब एज ए गॉड मान रहे हैं, कोई उसको डिस्ट्रॉय करने आएगा तो उसका विरोध करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारा कंजर्व हो जाएगा इथिकल इश्यूज की वजह से। तो इथिकल का मतलब क्या है, बिलीफ, हमारा विश्वास कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं कि कुछ खास पेड़ हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया या पीपल का हो गया, जिसको हम लोग वर्शिप करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना गलत समझते हैं, उसकी सुरक्षा करना सही होगा। तो हमारी नैतिकता किसे सही मानती है, किसे गलत मानती है, दैट इज इथिकल इश्यूज। तो इथिकल इश्यूज के चलते भी कुछ प्लांट्स को कंजर्वेशन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। ईच स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यूज एंड गिव्स अस सेवरल बेनिफिट्स। अभी आप देख चुके कि कितने तरह के बेनिफिट्स हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, सबका कुछ ना कुछ अपना वैल्यू होता है। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी। तो आप देख रहे हो, आपको वेरियस फूड मिला, फाइबर मिला, शेल्टर, मेडिसिन, ये डिफरेंट केमिकल्स जो आपके लिए बहुत जरूरी थे, ऑक्सीजन मिला सांस लेने के लिए। तो जब इतनी सारी सुविधाएं, इतने फायदे आपको प्लांट से मिल रहे हैं, तो आपका भी नैतिक दायित्व होता है कि इसकी सुरक्षा आप करें, सुरक्षा की व्यवस्था करें। सो इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू पास आवर रिच नेचुरल बायोलॉजिकल लीगेसी। तो ये नेचुरल बायोलॉजिकल संपत्ति है, हमारी संपदा है। और हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें हैंडओवर किया है इस नेचुरल बायोलॉजिकल लीगेसी को, ठीक वैसे ही अच्छे कंडीशन में, यानी उसको डिस्ट्रॉय ना होने दें, डिस्ट्रॉय होने से बचाते हुए अपने अगले जनरेशन को गुड कंडीशन में इस बायोलॉजिकल लीगेसी को हैंडओवर करें। तो ये कह रहा है, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू पास आवर रिच नेचुरल बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड कंडीशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए, ये 3 तरीके से, 3 कारण से होना चाहिए। ये देख लिया आपने 3 पॉइंट्स। अब कंजर्वेशन किस किस तरीके से करेंगे, क्यों होना चाहिए वो देखा। अब कैसे होना चाहिए, इसको हम 2 भाग में बांटे हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जहां है उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसके नेचुरल प्लेस से उसको बिना हटाए सुरक्षा उसी जगह पर उसको देनी है। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। नंबर ऑफ स्पेसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो कह रहा है बहुत सारे स्पेसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके मुझे बचा ले, हम एक्सटिंक्ट होने से बच जाएं। नंबर ऑफ स्पेसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। तो प्लांट या अदर स्पेसीज वेट कर रहे हैं कि हमें कंजर्व किया जाए, लेकिन हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम सबको कंजर्व कर पाए। पूरे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए खर्चा आएगा, उतना खर्चा करने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो क्या किया जाएगा, हॉट स्पॉट्स विथ हाई लेवल। अब क्या करेंगे कि हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं हो और ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं उनको हम सुरक्षित भी रख लें, यानी उनको कंजर्व भी कर सकें। उसके लिए एक तरीका अपनाएंगे हम लोग। और यहाँ एक नया इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने है, हॉट स्पॉट्स। ये हॉट स्पॉट्स क्या हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम समझें कि अपने स्कूल का बड़ा सा फील्ड, बहुत तरह के प्लांट्स इसमें पाए जा रहे हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, तरह तरह के एनिमल्स होंगे जिसको कुछ को आप देख भी नहीं पा रहे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ग्रासेस में छुपे हुए हैं। तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी अपने कैंपस में अवेलेबल है। और हम अगर चाहें कि सारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लें तो थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा खर्चीला होगा। इसके विपरीत अगर हम देखें कि फील्ड के किसी खास एरिया में, छोटे से एरिया में बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं,
और सिर्फ उस छोटे वाले एरिया को अगर कंजर्व करना हो तो हम स्पेशली घेरा बनवा देंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और भी सुविधा देंगे उस पौधे को। तो छोटे से एरिया को आपने कंजर्व किया और उसी में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत तरह के स्पेसीज हैं, ठीक है। मीन्स वो एरिया जो कि स्पेसीज रिच है, बहुत सारे स्पेसीज हैं, उसी को हम हॉट स्पॉट कह रहे हैं। तो मान लीजिए अपने फील्ड में हमने 10 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया कि इस जगह पर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, और सिर्फ उसी एरिया को अगर प्रोटेक्ट कर दें तो पूरे फील्ड को प्रोटेक्ट करने से जितना स्पेसीज कंजर्व होता उससे ज्यादा या उतना कम से कम जरूर हो जाएगा। तो इस 10 छोटे छोटे एरिया को कंजर्व करना हमारे लिए ज्यादा इजी है और कम खर्चीला है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया। तो हॉट स्पॉट का मतलब क्लियर हो गया, आगे और देखते हैं। हॉट स्पॉट्स विथ हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस, समझ गए? मीन्स यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, उस छोटे से एरिया को हम हॉट स्पॉट कह रहे हैं। एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, अब ये नया इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए, इंडेमिज्म। इंडेमिज्म का मतलब हो गया जैसे हमने एक हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया और देख रहे हैं कि कोई स्पेशल टाइप का प्लांट वहां पर पाया जा रहा है और सिर्फ वहीं वो पाया जा रहा है, दूसरी जगह नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस हॉट स्पॉट को आपने कंजर्व नहीं किया, वो पौधा नष्ट हो जाएगा या वो एनिमल नष्ट हो जाएगा, और वो सिर्फ उसी जगह पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस इंडेमिज्म का मतलब है स्पेसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन ओनली, एक खास जगह में ही वो पाया जा रहा है और अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला तो वो नष्ट हो जाएगा, मतलब पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नोवेयर एल्स, कहीं और ये पाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे स्पेसीज जो किसी खास जगह में ही रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनका अपीयरेंस रेस्ट्रिक्टेड है किसी खास एरिया में, वो इंडेमिज्म को शो करते हैं। तो हॉट स्पॉट और इंडेमिज्म आपका क्लियर हो गया। अब देखिए साइंटिस्ट ने शुरू में 25 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया था, हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया था, और बाद में फिर उन्होंने और 9 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। तो कभी कभी आपसे ये नंबर पूछता है कि टोटल कितने हॉट स्पॉट्स हैं, या शुरू में कितने आइडेंटिफाई किए गए थे, बाद में फिर कितने आइडेंटिफाई किए गए। तो पहले 25 था, फिर 9 हो गया, टोटल 34 हॉट स्पॉट्स एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जिसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, कंजर्व किया जा रहा है। तो 34 हॉट स्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड एट प्रेजेंट। These hot spots are regions of accelerated habitat growth. तो यहाँ पर एक्सिलरेटेड हैबिटेट ग्रोथ हो रहा है, काफी फास्ट रेट से हैबिटेट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। दरवाजा से करना। ऑल हॉट स्पॉट्स कवर ओनली 2% अर्थ्स लैंड एरिया। अब देखिए पूरे अर्थ को, पूरे लैंड को अगर कंजर्व करना होता तो बहुत मुश्किल काम था, बहुत खर्चीला था, अपने वश का नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ 2% अर्थ के एरिया को कंजर्व करना हो तो हमारे लिए बहुत आसान और कम खर्चीला हो जाएगा। तो बतला रहा है कि ये जो 34 हॉट स्पॉट्स हैं, सबको अगर मिला लिया जाए तो मात्र अर्थ के लैंड के 2% ही होते हैं, और इतने ही एरिया को कंजर्व करने की जरूरत है। ऑल हॉट स्पॉट्स कंजर्व ओनली 2% अर्थ्स लैंड एरिया। तो कभी कभी ये परसेंटेज भी आपसे पूछता है कि हॉट स्पॉट कितने लैंड एरिया को कवर कर रहे हैं। बट नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन दिस एरिया इज एक्सट्रीमली हाई। पहले ही समझ चुके कि हॉट स्पॉट का मतलब ही है कि स्पेसीज रिचनेस काफी ज्यादा है, वहां पर बहुत सारे स्पेसीज हैं। तो मात्र 2% एरिया को अगर हम कंजर्व कर दें अर्थ के लैंड के, तो बहुत सारे स्पेसीज को कंजर्वेशन मिल जाएगा। So strict protection of hotspot can reduce ongoing mass extinction up to 30%। देखिए कितना फायदा है कि लैंड के मात्र 2% एरिया को अगर हम कंजर्व कर देंगे तो मास स्केल पर जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका 30% रुक जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कम खर्चे में
कम परिश्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने वाले ऑर्गेनिज्म को कंजर्व कर सकते हैं हॉट स्पॉट के माध्यम से, अगर कंजर्व कर रहे हैं तो। अब ये 3 हॉट स्पॉट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बराबर पूछता है। देखिए 3 हॉट स्पॉट्स कौन सा है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो वर्मा एंड हिमालय। तो कभी एग्जाम्पल पूछता है आपको हॉट स्पॉट के, तो ये नाम आप मेंशन कर सकते हो। कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, तो कह रहा है अपने देश का एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन को ये 3 हॉट स्पॉट कवर करते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी चल रहा है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये एग्जाम्पल है आपका इन सीटू कंजर्वेशन का। इसी तरह से नेशनल पार्क है, सैंक्चुरीज है, ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे इन सीटू कंजर्वेशन का। तो ये होते क्या है, इसके लिए कह रहा है आर लीगली प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच इंडियन रीजन्स। ठीक है, तो यूनिक है यानी खास तरह के हैं प्लांट्स या एनिमल्स यहाँ पर अवेलेबल, और ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। और किसी को बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया, नेशनल पार्क या सेंचुरीज नाम दिया गया। अब इंडिया में क्या क्या पाया जाता है उसको देखते हैं। इंडिया हैज बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये संख्या भी आपके काम का है। हमारे देश में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं, नेशनल पार्क की संख्या 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या 448 है। इंडिया हैज रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे पीपल के पेड़ की, फाइकस रिलीजियोसा उसका नाम ही है, रिलीजियस धार्मिक। इंडिया हैज religious and cultural traditions to conserve nature known as sacred groups। अब ऐसा देखा गया कि कुछ जंगल को आदिवासी लोग विशेष पवित्र मानते थे और उसको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होने से बचाते थे, तो वो सैक्रेड ग्रुप्स, जंगल का छोटा सा वो टुकड़ा सैक्रेड ग्रुप्स कहलाता था। तो उसकी सुरक्षा हो जाती थी, कंजर्व हो जाता था, इसलिए कि धार्मिक विश्वास था कि इसमें ईश्वर का निवास है और इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इस सोच के साथ वो सैक्रेड ग्रुप्स प्रोटेक्टेड हो जाते थे, उस जंगल को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अब देखिए खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, ये क्या है? लास्ट रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, कह रहा है ये लास्ट शरण स्थल है, बहुत सारे थ्रेटेंड प्लांट या रेयर स्पेसीज प्लांट के यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अगर यहाँ इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये पूर्ण रूप से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विश्व में फिर कहीं नहीं पाए जाते। इसी तरह से अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चांदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही ये सब एग्जाम्पल हैं सैक्रेड ग्रुप्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं यहाँ। इन सीटू कंजर्वेशन का सीधा सा हमने बतलाया आपको कि जो जहां पर है उसी प्लेस पर उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कंजर्व करना है, सुरक्षा देनी है, उसको अपनी जगह से हटाना नहीं है, हिलाना नहीं है। अब एक्स सीटू का मतलब हो गया जहां पर जो पाया जा रहा था उस जगह से सुरक्षा को, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से उसे किसी सेफ प्लेस पर ले जाया गया है और वहां उसको कंजर्व किया जा रहा है। तो ऐसा अगर है उसके नेचुरल प्लेस से हटा के कहीं दूसरी जगह ले जाके उसे सुरक्षा दे रहे हैं, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, एक जो जहां है वहीं सुरक्षा देना है और दूसरा जिसमें कि उसके नेचुरल प्लेस से उसको डिस्प्लेस करके दूसरे सुरक्षित जगह में ले जाके सुरक्षा देना है। वो इसमें कह रहा है थ्रेटेंड स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स
आर टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्या कर रहे हैं? टेकन आउट। थ्रेटेंड स्पेसीज जो है, जिसको खतरा है एक्सटिंक्ट हो जाने का, ऐसे स्पेसीज को बाहर निकाल लिया गया, टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट टू ए मोर प्रोटेक्टेड एंड इंटेंसिव केयर हैविंग हैबिटेट। आईसीयू का नाम सुने हो? हॉस्पिटल वाले आईसीयू कहते हैं ना, आईसीयू में भर्ती है, क्या होता है ये? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए क्या रे? यस मैम। अच्छा, तो ऐसे चुप्पी साधोगे तो मुझे तो लगता है कट गए। तो पूछ रहे थे आईसीयू जो हॉस्पिटल का होता है उसका फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं है तो नहीं बोल दीजिए, हाँ है तो बतलाइए। वेरी गुड। तो इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल का ये खास एरिया है, और नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैम्बर में जिसको रखा जाएगा उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। बाकी पेशेंट से ज्यादा केयर की इसको आवश्यकता है। बाकी पेशेंट के साथ इसको छोड़ दिया जाता तो ये तुरंत मरने की संभावना इसकी बढ़ जाती। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको रखा गया है कि खास सुविधा, खास ध्यान उसका रखा जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा, नर्स के द्वारा। तो यहाँ भी इंटेंसिव केयर टर्म यूज किया गया है, देख रहे हैं। तो ऐसी खास जगह में प्लांट्स या एनिमल को ले जाया गया है जो हैबिटेट काफी प्रोटेक्टेड है, और वहाँ इंटेंसिव केयर उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इंटेंसिव केयर हैविंग हैबिटेट, ऐसे हैबिटेट में रखा गया जहाँ विशेष सुविधा, उसको विशेष ख्याल उसका रखा जाए। सच एंड बॉटेनिकल गार्डन, सच एज बॉटेनिकल गार्डन, तो बॉटेनिकल गार्डन में खास खास तरह के प्लांट्स को लाके लगाया जाता है और उसका विशेष केयर किया जाता है, वो सुरक्षित है। इसी तरह से विशेष तरह के एनिमल्स का कलेक्शन है, जूलॉजिकल पार्क, जहाँ विशेष केयर किया जाता है एनिमल्स का। इसी तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन का तीसरा एग्जाम्पल है आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका मतलब है लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना। पॉलन वाले में भी आपने ये पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर पर कंजर्व करते हैं प्लांट पार्ट्स या एनिमल पार्ट्स को। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिजर्व गैमेट। तो पहले केवल एनिमल या प्लांट को कंजर्व किया जाता था, अब थोड़ा और वाइड सेंस में कंजर्वेशन को लिया गया और एनिमल या प्लांट के गैमेट को भी हम कंजर्व करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या कर रहे हैं बतला रहा है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिजर्व गैमेट्स इन विएबल एंड फर्टाइल कंडीशन। विएबल इन लिविंग कंडीशन में, इस तरह के कंडीशन में होगा कि वो फर्टिलाइज करने के लायक हो, फर्टिलाइज करने में कैपेबल हो। तो विएबल एंड फर्टाइल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखते हैं गैमेट को फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक, महीनों सालों उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जब आवश्यकता होगी फर्टिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? एट लो टेम्परेचर। और अभी हमने आपको बतलाया कि एट लो टेम्परेचर के लिए ही यहाँ प्रिजर्वेशन अगर कर रहे हैं तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो लो टेम्परेचर देखिए कितना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू भी आपको याद करना है। और किसमें कर रहे हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के गैमेट को, और टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है ताकि वेएबल और फर्टिलाइज करने के कंडीशन में गैमेट मेंटेन रहे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। दिस गैमेट इज यूज्ड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप पढ़ चुके हो पहले भी, मीन्स लेबोरेटरी कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गैमेट प्रिजर्व करके रखा हुआ है और जब आवश्यकता है टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूजन करवाएंगे मेल और फीमेल गैमेट का। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हम प्रिजर्व करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। तो टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं और न्यूट्रिटिव मीडियम में प्लांट के उस पार्ट को डालते हैं, टिश्यू को डालते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सप्लांट। तो टिश्यू का वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो टुकड़ा जिसको हम न्यूट्रिटिव मीडियम में स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करवाने जा रहे हैं उसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो उस एक्सप्लांट को हमें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है ताकि नया प्लांट हम तैयार करवा सकें। इसके अलावे हम अच्छी क्वालिटी का सीड जो हमारे ज़्यादा काम का है, ज़्यादा महत्व का है हमारे लिए, उसको भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जिस पेड़ में पैदा हुआ वहां नहीं उसको प्रिजर्व करेंगे, कहीं और सुरक्षित स्थान पर ले जाके करेंगे, इसलिए कि नाम आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो सीड बैंक तैयार करते हैं, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा सुरक्षित रहता है और जब आवश्यकता होती है उस पैसे को हम यूज करते हैं, निकालते हैं। ठीक उसी तरह से सीड बैंक तैयार किया गया है, उसमें अच्छी क्वालिटी का सीड हम जाके रखवा सकते हैं, सीड वहां हमारा सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता होगी तो वहां से ले सकते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन विएबल कंडीशन। तो ये टर्म बहुत जरूरी है, गैमिट में भी आपने देखा विएबल कंडीशन यानी फंक्शन करने के लायक हो, लिविंग कंडीशन में हो। विएबल कंडीशन में सीड होगा तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा, अदरवाइज उसको प्रिजर्व करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो विएबल कंडीशन में उसको प्रिजर्व करके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखते हैं कि जब आवश्यकता होगी, सुटेबल कंडीशन होगा तो जर्मिनेट करवाएंगे फॉर वेरियस पर्पसेस इन सीड बैंक। तो सीड बैंक में सीड को सुरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके बाद है नो पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर बायोडायवर्सिटी। अब मान लीजिए कोई नदी है जिसका आधा पार्ट हिंदुस्तान में बह रहा है, आधा पार्ट पाकिस्तान में बह रहा है। कोई जंगल भी इस तरह का हो सकता है जिसका आधा पार्ट किसी और कंट्री में है, आधा पार्ट अपने कंट्री में है। तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। अगर कंजर्वेशन की बात आएगी तो जिस जिस देश के जिस जिस कंट्री के एरिया क्षेत्र में वो पड़ता है उसको आपस में मिलके पूरे के पूरे हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा, मिल करके काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। तो सारे नेशंस मिलके इस दिशा में काम करेंगे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और इसी संदर्भ में एक समिट हुआ था, अर्थ समिट नाम था, इन 1992। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और इसमें क्या किया गया, कई एक नेशंस को, सारे नेशंस को कॉल किया गया, कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस फॉर, किस लिए कॉल किया गया, किस लिए ये अर्थ समिट हुआ 1992 में? तो इसका पहला है पॉइंट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस अर्थ समिट का पर्पस था बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, सारे देश मिलके कंजर्व करें, ऑल नेशंस इकट्ठा हुए इस बात पर बात करने के लिए। दूसरा था सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडायवर्सिटी। इतना ज्यादा हम यूटिलाइज ना कर लें बायोडायवर्सिटी को कि वो एक्सटिंक्ट होने लगे, नष्ट होने लगे। यूज तो करना है, उसको यूज किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है ताकि बायोडायवर्सिटी को लॉस भी नहीं हो और हमारा काम भी चलता रहे। तो इस अर्थ समिट में दो बातें हुई, एक तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, सारे नेशंस मिलकर के ये डिसाइड किए। दूसरा कि यूटिलाइजेशन जो किया जाएगा बायोडायवर्सिटी का वो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद फिर एक समिट हुआ, ये वर्ल्ड समिट था और 2002 में हुआ इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
190 countries committed for a significant reduction in current rate of biodiversity loss. तो 2002 ईस्वी में 190 कंट्री इकट्ठा हुए, समिट हुआ, वर्ल्ड समिट में भाग लेने के लिए, और इन लोगों का क्या था कि इन लोगों ने डिसाइड किया, निश्चय किया, कमिट किया कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन होना चाहिए किसमें, करेंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, जो बायोडायवर्सिटी लॉस की रफ्तार है उसमें काफी कमी लाई जानी चाहिए। कितना, अप टू 2010, कहा कि 2010 के आते आते, 2002 की बात थी, तो 2010 के आते आते हम लोग महत्वपूर्ण ढंग से बायोडायवर्सिटी लॉस के रेट में कमी लाएंगे। इसी के लिए ये वर्ल्ड समिट किया गया था। उसके अलावा क्या, और ये जो हम कमी लाएंगे किस किस लेवल पर लाएंगे, तो रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर, सारे लेवल पर, हर एक लेवल पर बायोडायवर्सिटी लॉस में कमी लाया जाएगा। 2010 आते आते काफी कमी ले आएंगे, ऐसा कमिटमेंट हुआ था 190 कंट्रीज के द्वारा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है और सिलेबस भी समाप्त होता है। थैंक यू।